तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के बाकी के 4 रिमेनिंग एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि एपिसोड 5, 6, 7 एंड 8 को। एपिसोड 5 का नाम है पिगमैन्स मॉडल। ये कहानी है 1909 आर्कम मैसाचुसेट्स की और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं थर्बर नाम के एक आर्टिस्ट को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका से मिलने आया हुआ था और उसकी पेंटिंग बनाकर वापस वो अपने आर्ट कॉलेज चला जाता है। अब इस आर्ट कॉलेज के अंदर और भी बहुत से लड़के पेंटिंग सीखने आए हुए थे और यहाँ पर टीचर सबको ये बताते हैं कि स्टूडेंट आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और जिसकी आर्ट सबसे बढ़िया होगी उन्हें आर्कम गैलरी के अंदर रखा जाएगा, जिससे सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और थर्बर पहले से ही आर्ट कंपटीशन जीतता आ रहा था। अब टीचर नए स्टूडेंट पिगमैन को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है जो कि यहाँ पर पेंटिंग सीखने आया हुआ था। अब सभी लोग तैयार थे पेंटिंग बनाने के लिए और एक मॉडल आकर सेंटर में बैठ जाता है जिसको देखकर सब उसकी पेंटिंग बनाने लगते हैं और सबकी ही पेंटिंग काफी अच्छी थी, लेकिन थर्बर की सबसे ज्यादा अच्छी थी। और जब वो पिगमैन की पेंटिंग देखता है तो उसने उस मॉडल को अजीब तरह से ड्रॉ किया था जिसके 2 से ज्यादा हाथ थे, बॉडी पर जख्म थे और स्किन सड़ी हुई थी जो कि थर्बर को थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती है। खैर अगले सीन में सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं लड़के पिगमैन के बारे में और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ा था और उसकी मदर बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद उसके डैड पागल हो गए और उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए यहाँ वहाँ वो घूम पाता है और वो ग्रेवयार्ड में बैठकर पेंटिंग करता रहता है, जो बात थर्बर को काफी अजीब लगती है। खैर वो ग्रेवयार्ड के अंदर जाता है और उससे मिलता है और उससे बात करता है। वो ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ एक मरी हुई कैट को ड्रॉ कर रहा था और थर्बर उससे पूछता है कि वो किन चीजों में इंटरेस्टेड है और ऐसी ड्राइंग्स क्यों बनाता है, जिस पर वो ये कहता है कि दुनिया में अगलीनेस, डार्कनेस हमारे बीच ही रहती है जो कि हमारी अच्छाई की वजह से हमको दिखाई नहीं देती और वो उस डार्कनेस को देख सकता है और साथ ही साथ वो उसे अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाता है जो कि वहाँ पर अजीब से क्रीचर्स और बहुत ही अलग डिस्टर्बिंग चीजों के बारे में थी। खैर अगले दिन थर्बर की पेंटिंग उसे अच्छी नहीं लगती तो वो इस बार आर्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन पिगमैन ने हिस्सा लिया था। लेकिन जो उसने पेंटिंग बनाकर दिखाई थी उससे सारे जजेस गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो भी काफी वियर्ड थी। खैर थर्बर अब उससे बात करने जाता है तो पिगमैन उससे ये बोलता है कि ये जगह उसके और उसकी आर्ट के लायक नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई भी आर्ट नहीं सिखा पाएगा। अब वो थर्बर को अपनी और आर्ट दिखाने के लिए अपने साथ रूम में ले जाता है और यहाँ पर उसे वो अपनी और पेंटिंग्स दिखाता है जिसमें ढेर सारे क्रीचर्स थे, मॉन्स्टर थे और ये सीरीज HP लवक्राफ्ट के मॉन्स्टर के ऊपर बेस्ड है। तो ये मॉन्स्टर वही सब है, साथ ही कुछ पेंटिंग डेथ, कैनिबलिज्म और विचेस के ऊपर भी थी। वो थर्बर को ये बताता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड में बहुत टाइम से रह रही है और वो भी विच ट्रायल्स होने से पहले से, और उसकी मदर उसको उन विचेस की कहानियां सुनाया करती थी जहाँ पर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की भी एक ग्रेट ग्रैंड मदर थी जो कि एक विच हुआ करती थी जिनको जिंदा जला दिया गया था। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सॉर्सरर थी जिसने अपने ही हस्बैंड को एक राइट के दौरान मार दिया था और उनका मीट अपने कवन के मेंबर्स को खाने को दिया था, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब वो इस चीज की पेंटिंग दिखाता है जो कि देखने पर थर्बर को बिल्कुल लाइव लगती है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बारे में पिगमैन ये बताता है कि उसे ये सब दिखता है, ये आवाजें सुनाई देती हैं और अब तक थर्बर की हालत काफी खराब हो गई थी तो वहाँ से वो चला जाता है। यानी कि ये पेंटिंग्स और ये आदमी काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। खैर अब वो वहाँ से बाहर आता है तो एक वैगन में उसे एक आदमी दिखता है जो कि किसी अजीब सी लेडी के साथ में इंटीमेट हो रहा था और वो वैगन अचानक रुक जाता है। वो आदमी उसे अपने पास बुलाता है लेकिन उसमें वही विच होती है जो कि उसके चेस्ट पर अपना हाथ मार देती है, जिससे उसको घाव हो जाता है और अगले ही पल उसकी नींद खुलती है और वो अपने रूम पर था क्योंकि ये एक नाइटमेयर होता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि नाइटमेयर होने के बावजूद भी उसके शर्ट के ऊपर हाथ मारने का वो मार्क था, मीन्स कि ये नाइटमेयर नहीं बल्कि कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके कहीं पहुंच गया था। खैर वो तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका के घर में एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पर उसको वही विच और अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और रेबेका के फादर से वो पहली बार मिला था और ये वही थे जिन्हें उसने रात को वैगन के अंदर देखा था और उनके साथ वाली लेडी के अंदर उसे वो विच दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है और रेबेका उस पर नाराज होकर उसे पार्टी से बाहर निकाल देती है। खैर अब वो वापस पिगमैन के रूम पर जाता है लेकिन अब तक वो वहाँ से अपनी सारी पेंटिंग्स और सामान लेकर चला गया था, जिससे कि थर्बर काफी परेशान था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। खैर अब कहानी कुछ समय आगे जाती है यानी कि 1926 में और अब थर्बर एक आर्ट गैलरी में काफी
अच्छी पोस्ट पर है और काफी सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन चुका है, जिसकी शादी भी रेबेका से हो गई थी और उनका एक बेटा जेम्स भी होता है। लेकिन थर्बर को बार बार वही सब बुरे नाइटमेयर्स आते रहते हैं और वो विच अपने कवन के मेंबर्स के साथ उसको दिखती है, जो कि उसके हस्बैंड का मीट खा रही थी, जैसा कि पिकमैन ने उसको बताया था। खैर अब वो डर कर जाग जाता है और नीचे हॉल में आता है, जहाँ पर एक पैक्ड पेंटिंग रखी हुई थी, जिसे वो ओपन करके देखता है तो ये पिकमैन की बनाई हुई पेंटिंग थी, जिसके अंदर कुछ मॉन्स्टर्स किसी बच्चे के पास में थे और पेंटिंग भी उसको ये लाइव लगती है और काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। अब वो रेबेका से पूछता है कि ये कौन देकर गया है, जिस पर वो बताती है कि ये कोई पिकमैन नाम का आदमी देकर गया था और बोल रहा था कि वो फिर से टाउन में वापस आ चुका है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और इधर जेम्स आकर अकेले में वो पेंटिंग थोड़ी सी देख लेता है। अगले सीन में गैलरी मीटिंग में जो कि पहले से ही थर्बर के साथ आर्ट कॉलेज में पढ़ता था, वो सबको बताता है कि उसे भी एक आर्टिस्ट मिला है जिसकी पेंटिंग्स काफी अच्छी हैं और उन्हें वो एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। अब ये आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि पिकमैन ही था, जिसे देखकर थर्बर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जो से बोलता है कि वो उसकी पेंटिंग ना लगवाए, जिस पर वो मना कर देता है। तो उसको भी तो सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ के अंदर। सेम डे जब वो एक ग्रेवयार्ड के रास्ते से घर आ रहा होता है तो उसे वहाँ पर कोई अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे इग्नोर करके वो घर आ जाता है। घर पर वो देखता है कि पिकमैन आया हुआ था और वो इससे काफी परेशान था, एज वो खुद जानता था कि पिकमैन के करीब रहने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। अब रात को जेम्स को भी बुरे बुरे सपने आने लगे थे और मॉन्स्टर दिखने लगे थे, जिससे परेशान होकर वो पिकमैन को मारने का फैसला कर लेता है। अब वो पिकमैन को मारने ग्रेवयार्ड में जाता है और उससे बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए और उसकी फैमिली से दूर रहे, लेकिन वो ये कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि थर्बर उसकी आर्ट को देखे, उसे अपना जजमेंट दे और अगर वो उसकी पेंटिंग्स को देख लेगा तो वो उसकी फैमिली से भी दूर चला जाएगा और गैलरी के अंदर पेंटिंग्स भी नहीं लगवाएगा, जिस पर थर्बर एग्री हो जाता है। अब वो उसके घर जाता है और वो उसको एक सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारी वही डार्कनेस और मॉन्स्टर से बनी हुई पेंटिंग भरी हुई थी और अब थर्बर सबको जलाने लगता है ताकि ये सारी चीजें रियल लाइफ में आकर किसी और को परेशान ना कर पाए। और पिकमैन उसको रोकने लगता है तो वो उसको भी शूट कर देता है, जो कि मरते हुए ये बोलता है कि ये वो उनकी पेंटिंग्स बनाता है जिन्हें वो जानता है और ये सब एंटिटीज रियल में हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं और ये उसकी फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं और इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। अब इस रूम के अंदर एक वेल भी था और उसकी डेथ के बाद में वो वेल ओपन होता है और उससे बाहर आता है एक HP लवक्राफ्ट का मॉन्स्टर, जो कि अंडरवर्ल्ड से आया था और वो उसकी डेड बॉडी को क्लेम करके अपने साथ ले जाता है और थर्बर डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में वो, रेबेका और जेम्स गैलरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सभी पेंटिंग्स वही लगी हुई थी जिन्हें पिकमैन ने बनाया था और इनको जो लेकर आया था। वो जो को समझाता है कि ये पेंटिंग्स वो वहाँ से हटा दे, लेकिन उसके पास जाने पर एक अजीब सी चैंटिंग हमको सुनाई देती है और जो की आंखें फूट जाती हैं। मीन्स पिकमैन की पेंटिंग्स की डार्कनेस अब बाहर आ गई है और किसी इन्फेक्शन की तरह सबको हॉन्ट कर रही थी। और यहाँ पर पिकमैन की जो पेंटिंग्स थी ना, वो काइंड ऑफ केज काम किया करती थी इन सभी को रोकने के लिए या फिर इन सभी मॉन्स्टर को लिमिट करने के लिए, और इसी वजह से उनकी डार्कनेस इस दुनिया से बाहर नहीं आया करती थी और यही रीजन था कि उसकी पेंटिंग हमेशा उसको लाइव दिखा करती थी, जैसे कि वो हिल रही हो, क्योंकि ये सारे रियल मॉन्स्टर थे जिनको वो कैद करके रखता था। और सबसे बड़ी बात कि वो विच क्राफ्ट के खानदान से था, तो यहाँ पर ये सब तो होना ही था। अब वो जल्दी से रेबेका और जेम्स को संभाल ले जाता है, लेकिन वो लोग भी पेंटिंग देख रहे थे, जिन्हें वो रोकता है। तो अभी तक तो वो लोग नॉर्मल थे, जिनको वो घर भेज देता है और अपने वर्कर से सारे पेंटिंग्स को जलाने का कहता है। अब वो घर जाता है और वहाँ पर रेबेका को देखता है जिसने अपनी आंखें निकाल ली थी। मीन्स डार्कनेस ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया था और वो ये कहती है कि कोई आने वाला है जिसके लिए वो एक फीस्ट तैयार कर रही है। और कौन आने वाला है, तो उसका जवाब हमारे पास पहले से ही है, वही दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर वहाँ आने वाले हैं। और वो क्या फीस्ट तैयार कर रही है ये देखकर थर्बर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसकी दुनिया अब पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, क्योंकि रेबेका ने फीस्ट के लिए उनके ही बेटे जेम्स का सर पकाया था। और बूम, इसी के साथ में एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पिकमैन था ना, उसका जो खानदान था वो विच क्राफ्ट से जुड़ा हुआ था, और जो बात उसने बताई कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर के ग्रेट ग्रैंड मदर ने ऐसा किया था, यानी कि अपने ही हस्बैंड को काट कर खिला दिया था अपने कवन को, तो वो बात बिल्कुल सच होगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर उसकी फैमिली काइंड ऑफ कर्स्ड हो गई होगी इस मॉन्स्टर से, एंड इन पेंटिंग्स के जरिए वो उनको कैद करके रखता था, उनकी शक्तियों को इस दुनिया में आने से रोकता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज थर्बर समझ नहीं पाया और ना ही यहाँ पर पिकमैन उसको
समझा पाया और अल्टीमेटली अब सारे के सारे मॉन्स्टर इस दुनिया में आने के लिए तैयार हैं। अब हम आ जाते हैं एपिसोड 6 जिसका नाम है ड्रीम्स इन द विच हाउस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्टर और एपर्ली नाम के दो ट्विंस को, जहाँ पर एपर्ली की तबीयत काफी खराब थी और वॉल्टर उसके पास ही बैठा हुआ था। वो उसको हिम्मत दे रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है जिससे वो दुखी होता है। लेकिन अगले ही पल उसे एपर्ली की स्पिरिट दिखती है जिसे कोई फोर्स अपने साथ किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लेती है। और अब कहानी आती है 1933 में, जहाँ पर वॉल्टर बड़ा हो गया था और स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए काम किया करता था, जहाँ पर वो शहर के सभी मीडियम्स को चेक करता है, उनसे मिलता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि वो रियल हैं भी या फिर नहीं। और रियल होने पर उन्हें स्पिरिचुअल सोसाइटी में ऐड किया जाता है। और ये काम 1933 के वक्त पर होता होगा, लेकिन ये हमारी इस कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं है, बल्कि ये है कि वॉल्टर असल में स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ा ही इसलिए था ताकि वो उसे ऐसे किसी इंसान के बारे में पता चल पाए जो कि दूसरे डायमेंशन के बारे में जानता हो और वहाँ जाने का रास्ता जानता हो, ताकि वो अपनी बहन से मिल पाए और अगर वो किसी मुसीबत में है तो वो उसको बचा ले। क्योंकि आखिरी बार उसने ये देखा था कि उसकी बहन की स्पिरिट को कोई खींचकर दूसरे डायमेंशन के अंदर ले गया था। खैर वो बहुत से मीडियम से मिलता है, लेकिन उसे कोई भी सही पर्सन नहीं मिल रहा था और स्पिरिचुअल सोसाइटी बाहरी लोगों के डोनेशन के ऊपर चलती थी। वो सोसाइटी हेड से मिलने जाता है तो वहाँ पर एक लेडी आई हुई थी जो कि दावा कर रही थी कि उसके घर में किसी दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है, लेकिन यहाँ के हेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि लालच में बहुत से लोग झूठे दावे किया करते थे। अब वो वॉल्टर से बात करते हैं जो बताता है कि कुछ नए और रियल मीडियम्स के बारे में पता चला है, लेकिन हेड उसको वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। ऐसी सभी चीजें डोनेशन के ऊपर चल रही थी और अब उनकी फंडिंग्स काफी कम हो गई थी, जिससे वॉल्टर की फील्ड ट्रिप्स भी रोक दी गई हैं और मीडियम से मिलने के लिए और उसे अपना खर्चा चलाने के लिए एक बार में काम करना पड़ता था। अब बार में उसे एक आदमी दूसरे डायमेंशन के बारे में बात करता हुआ मिलता है, जिससे वो बात करता है और उसे अपना कंसर्न बताता है और बोलता है कि वो सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता है जो कि दूसरे डायमेंशन में फंस गई थी। जिस पर वो कहता है कि वो भटकती हुई स्पिरिट्स का जंगल है और वो खुद भी वहाँ पर गया हुआ है, जिस पर वॉल्टर उससे वहाँ जाने के लिए हेल्प मांगता है। वो आदमी उसे अपनी ट्राइब के बेस के ऊपर ले जाता है और कैक्टस के फ्लावर से बनी हुई एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिससे वो उस डायमेंशन में जा सकता था। लेकिन उसको एक चीज याद रखनी होगी कि वहाँ पर किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता है। और ये ड्रिंक भी वो तभी पिए जब वो हर हालत में अपनी बहन से मिलना चाहता हो, जिस पर वो एग्री हो जाता है। यानी कि ये चीज खाली उस डायमेंशन में जाने के लिए और अपनी बहन से मिलने के लिए थी, ना कि किसी चीज में छेड़छाड़ करने के लिए। खैर वो ड्रिंक पीता है और अगले ही पल वो रूम में खुद को अकेला पाता है और उसके पास ही वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रिंक है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में हेल्प करती है। खैर वो पोर्टल के अंदर जाता है और उस डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्पिरिट्स फंसी हुई थी जो कि हेवन तक नहीं जा पा रही थी। और उसे अपनी बहन एपर्ली भी मिल जाती है जो कि उससे बोलती है कि वो अब अपनी डेथ को समझ चुकी है और अब सब उसके लिए ठीक हो गया है। लेकिन वॉल्टर उसे वापस ले जाना चाहता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिन है। आई मीन जिसकी बॉडी ही नहीं रही उसको आप लेकर कैसे जाओगे। खैर वो एक और बार उसी डायमेंशन के अंदर जाता है और इस बार उसको वही लेडी मिलती है जो कि स्टार्टिंग में उस हेड के पास में बताने आई थी कि घर के अंदर एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है और वहाँ पर वो एक पेंटिंग बना रही थी। खैर अब वो एपर्ली की स्पिरिट से मिलता है और उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है, लेकिन वो मना करती है, इसलिए वो उसको पकड़ लेता है। और अब वापस आने पर एपर्ली के गाउन का एक हिस्सा उसके पास में था, मीन्स वो उसे इस दुनिया में ला सकता था। खैर उस कैक्टस के फ्लावर की ड्रिंक को लेने के लिए पैसे चाहिए होते थे और वॉल्टर के पास पैसे थे ही नहीं, तो वो अपने फ्रेंड फ्रैंक से हेल्प मांगता है और स्पिरिचुअल सोसाइटी के हेड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं और उसको सोसाइटी से भी निकाल देते हैं। और वो उनके ऑफिस में उस लेडी की पेंटिंग भी देखता है जिसने वही एक घर बनाया हुआ था और यही उसने उस डायमेंशन के अंदर भी देखा था। ये घर असल में कज़ाया मेसन का था जो कि एक विच हुआ करती थी जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल के अंदर भी है। खैर उसके पास में एक स्टिक हुआ करती थी जिससे दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन किया जा सकता था और असल में उसे लोगों ने हैंग करके जान से मार दिया था विच क्राफ्ट के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में किसी ने उसकी लाश चुरा ली थी जो कि कभी नहीं मिली। अब वॉल्टर उसी के घर में रहने चला जाता है और उस घर के अंदर वो लेडी भी किराए पर रहती थी जो कि हेड से मिलने आई थी और वॉल्टर यहाँ पर रहने लगता है। और हम घर के अंदर एक ह्यूमनॉइड रैट को भी घूमता हुआ देख पाते हैं जो कि कज़ाया का ही था। और क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग वाली कहानी यानी कि ग्रेवयार्ड रैट्स के अंदर यही था। यहाँ पर एक अच्छा रेफरेंस दिया गया है मेरे हिसाब से। खैर अब रात को वॉल्टर के पास में
कजाया का गोस्ट आता है और उसे कुछ समझाता है। साथ ही साथ वो रैट ये बोलता है कि वॉल्टर उन लोगों की की है, जिसका मीनिंग हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर जागने पर वॉल्टर उस वॉल को देखता है जहाँ पर कजाया कुछ इशारा कर रही थी, यानी कि उसकी स्पिरिट, और उसको पता चलता है कि ट्विंस उस डायमेंशन की होते हैं और इसलिए ही वो वहाँ पर जा पा रहा था। वो अगले सीन में एप्परली को लेने जाता है, लेकिन कजाया उनके पीछे पड़ जाती है और वॉल्टर को पकड़ लेती है, लेकिन एप्परली उसे खींचकर वापस रियल वर्ल्ड में ले जाती है। हालांकि वो स्पिरिट फॉर्म में ही यहाँ पर आ गई थी। अब उन दोनों को ही हलचल सुनाई देती है क्योंकि कजाया भी इधर तक आ चुकी थी, जो कि सदियों से उस डायमेंशन के अंदर कैद थी, और उनका पीछा वो करने लगती है। वो लोग उसी लेडी के पास हेल्प मांगने जाते हैं और वो एप्परली को देखते ही बोलती है कि ये वॉल्टर ने ठीक नहीं किया, क्योंकि उसका मरना तय था और वो इसको नहीं टाल सकता। और वो और कजाया एक सर्कल में है और वहीं वॉल्टर दूसरे सर्कल में। और इस दुनिया में किसी भी स्पिरिट को लाने के बाद में किसी जिंदा इंसान का मरना जरूरी है, क्योंकि उसी की बॉडी के अंदर वो जा सकते हैं। और कजाया उसको मार कर यहाँ पर आना चाहती है और सुबह तक वो उसको मार भी देगी। और ऐसे ही पेंटिंग भी उस लेडी ने बनाई थी, क्योंकि ये सब बातें उसे उस घर में रहते हुए कजाया से ही पता चली थी। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वॉल्टर ने बहुत ही अजीब सी दुनिया को छेड़ दिया था। इनफैक्ट उस आदमी ने जिसने उसको ड्रिंक दी थी, उसने उसको ये भी कहा था कि दूसरे डायमेंशन में जाकर उसे किसी भी चीज के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि उसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है, जो कि होने भी वाला था। खैर अब वो लोग बचने के लिए चर्च के अंदर जाते हैं और वॉल्टर फ्रैंक को भी बुला लेता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कजाया उसको क्लेम करने आ चुकी थी और उसे लेकर वो उसी घर में चली जाती है जहाँ पर वो उसे उस स्टिक से मारने वाली थी। लेकिन एप्परली की स्पिरिट उसे ही उस स्टिक से स्टैब कर देती है और उसकी स्पिरिट को तबाह कर देती है और वो खत्म भी हो जाती है, जिसके साथ ही एप्परली का डेथ को लेकर डर खत्म हो गया था, तो वो भी अब हेवन के अंदर जा सकती थी। खैर अब हम उसी रैट को देखते हैं जो कि वहीं पर घूम रहा था और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब तक फ्रैंक और वो लेडी भी घर पर आ चुके थे और वॉल्टर को संभालते हैं, लेकिन उन्हें एटिक से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर कजाया और उस रैट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिन्हें यहाँ पर किसी ने छुपाया था, और वो भी इसलिए ताकि वो वापस जिंदा हो पाए। लेकिन अब कजाया की स्पिरिट तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? तो हम ये देखते हैं कि वॉल्टर जिसको होश आता है वो तड़पने लगता है और उसके अंदर से बाहर आता है वही रैट जिसने उसको क्लेम कर लिया था। जी हाँ, और सूरज जब सनराइज होता है मीन्स जो उस पेंटिंग में वॉल्टर का फेट लिखा हुआ था वो सब कुछ सच साबित हो जाता है कि सुबह होने से पहले वो मारा जाएगा, और अब वो मारा गया था। यानी कि वो रैट जो था ना, वो स्पिरिट थी उस रैट की। ये दोनों ही यहाँ पर जिंदा होना चाहते थे, लेकिन कजाया की स्पिरिट खत्म हो गई। उसकी बहन ने उसको बचाया, लेकिन रैट ने यहाँ पर वॉल्टर की बॉडी को क्लेम कर लिया और अब वॉल्टर की बॉडी को उस रैट ने ले लिया था, जिसके साथ अब वो पूरी जिंदगी इसी शैतानी चीज के साथ में जिएगा। और बूम, इसी के साथ में एपिसोड 6 का यहाँ पर अंत हो जाता है। एपिसोड 7 का नाम है द व्यूइंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लोगों को जिनको एक खास इनविटेशन से कहीं पर बुलाया गया था, और बुलाने वाले का नाम होता है लायनल लैसेटर, जो कि एक काफी अमीर और पावरफुल पर्सन है, जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। खैर अब जब वो सब एक जगह आकर इकट्ठे होते हैं तो उनको हेक्टर नाम का एक आदमी पिक करता है और अपने बॉस के पास ले जाने लगता है। अब ये जो लोग थे वो अपनी अपनी फील्ड्स में काफी परफेक्ट या फिर काफी अच्छा काम करने वाले लोग थे, जिसके अंदर होता है रैंडल एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट, शार्लेट जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है, गाय लैंडन एक नोवेलिस्ट होता है और ट्रैग एक साइकिक, और ये सारे के सारे लोग अपने अपने फील्ड्स में काइंड ऑफ बेस्ट होते हैं। अब हम लायनल को देखते हैं जिसको उसकी प्राइवेट फिजिशियन डॉक्टर जहरा उसे कोई इंजेक्शन दे रही थी, जिससे उसकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस होते हैं, और ये इंजेक्शन यंग रखने वाले या फिर बॉडी पावर बढ़ाने वाले इंजेक्शन होंगे, जो कि अमीर इंसान खुद को यंग और फिट रखने के लिए यूज करते रहते हैं। खैर अब कुछ ही देर के बाद में वो सब यहाँ पर आ जाते हैं और लायनल का घर काफी सुंदर था और काफी अलग तरह से बना हुआ था, और वो भी एक रिमोट एरिया के अंदर था जिसके आसपास कोई और बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, और ये शहर से काफी दूर भी था। वो लोग आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और उनकी सीट पर पहले से ही उनकी फेवरेट ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी, जो कि उन्हें काफी अजीब लगता है, किसी को इतनी गहरी बात कैसे पता हो सकती है। खैर अब लैसेटर वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वो उनसे बातें करने लगता है। उनको एक बहुत ही पुरानी ड्रिंक भी सर्व करता है। वो सबके बारे में बताने लगता है कि वो लोग किस किस काम में एक्सपर्ट्स हैं और अपने अपनी फील्ड में वो कितना अच्छा और रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। वो उन लोगों को वीड स्मोक करने को भी देता है और साथ ही साथ प्राइवेटली बनाई हुई कोकीन सर्व करता है, जिसमें जहरा उसका खुद का बनाया हुआ कोई पाउडर मिक्स करती है और बोलती है कि ये चीज उनके दिमाग का अच्छा यूज करने में हेल्प करेगी, वो भी बिना किसी एंग्जाइटी और घबराहट को कॉज करे हुए। यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात होती है जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि लैसेटर को जिस इंसान की जरूरत होती है वो उसको खरीद लेता है, चाहे छोटे मोटे काम
काम के लिए हो या फिर किसी बड़े काम के लिए। और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान की कीमत लगाकर उसको हमेशा के लिए खरीद लेता है, अपने पास रख लेता है। और ये उस पर्सन के लिए अच्छा भी हो सकता है लेकिन बुरा भी, क्योंकि उसकी फ्रीडम एक तरह से छिन जाती है। उसके पास में बस दौलत और पावर ही रह जाती है। और यहाँ पर वो रैंडल को भी ऐसे ही ऑफर देने वाला था, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि हेक्टर को उसने ऐसे ही अपने पास रखा था, जिसे अपना काम करना पसंद तक नहीं होता। यानी कि इन लोगों को जिसने पिकअप किया था उसको भी इसने खरीद लिया था। खैर अब वो उन सब से कहता है कि वो लोग पूरी तरह से रेडी हैं उस आइटम को देखने के लिए जिसके लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और अब तक वो सब काफी नशे में हो गए थे और ये कोकीन खास पाउडर के साथ मिलाकर इसलिए ही दिया गया था ताकि वो बिना डरते हुए उसके बारे में उसको बता पाएंगे। खैर अब वो उन सबको एक चेम्बर के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर एक छोटी सी चट्टान रखी हुई थी, जिसको वो सभी लोग देखने लगते हैं। और अब ये चीज क्लियर हो जाती है कि लैसेटर ने उन सबको यहाँ पर किस लिए बुलाया था। वो सबसे पूछता है कि ये चीज क्या है जो उसको मिली है, इसका यूज कैसे होता होगा और साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, जिस पर सभी अपने हिसाब से जवाब देते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पहले ही सारी चीज करवा चुका था, कोई भी रिजल्ट नहीं आए थे। इवन एक्स रेज भी यहाँ उस चट्टान के पार नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर रैंडल स्मोक करने लगता है, जिसको लैसेटर रोकता है, लेकिन वो स्मोक कर लेता है और शॉकिंगली वो चट्टान उस स्मोक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ही तेज आवाज करती है, जिससे उन लोगों को काफी तकलीफ होती है। अब वो चट्टान अचानक से ही टूट जाती है और उसके अंदर एक अजीब तरह का क्रीचर बाहर आता है, जिसके सर के ऊपर 2 टेंटिकल्स होते हैं। और वो अब ट्रैग और गाय को जलाकर उनका सर मेल्ट करके उन्हें अपनी पावर से जान से मार देता है। शार्लेट और रैंडल ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और हेक्टर गेट ओपन करता है, जिसे अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब ज़हरा उस मॉन्स्टर को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और इस तरह की चीज देखना उसके लिए काफी फैसिनेटिंग था। अब वो उसको टच करके देखने लगती है, लेकिन वो उसका चेहरा भी मेल्ट करके उसे जान से मार देता है। और अब वो मॉन्स्टर पिघल कर जमीन पर आता है और लायनल लैसेटर के पास आने लगता है, जिसे वो किसी पैरासाइट की तरह जकड़ लेता है और उसकी बॉडी को अपना बना लेता है। मीन सब ये पूरा मॉन्स्टर है और लायनल अंदर से मारा जा चुका है। हेक्टर अब आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी जलाकर राख कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि रैंडल और शार्लेट जो बच गए थे, लेकिन इधर वो मॉन्स्टर शहर तक पहुंच चुका था और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को अपने काबू में लेने लगता है। यानी कि उसका जो प्राइमरी ट्रेट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और उसी से वो जलाकर सबको मार रहा था, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो शिकारी था वो शिकार खुद बन चुका है। जैसे कि यहाँ पर जो लायनल था वो बाकी लोगों को अपने अधीन कर लेता था, लेकिन अब वो यहाँ पर खुद ही शिकार हो चुका है। और इस मॉन्स्टर का बाहर आने का सिंपल सा मतलब है कि अब पूरी दुनिया का बुरा वक्त आ चुका है। और बूम, इसी के साथ में एपिसोड 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर लायनल को ही क्यों चुना, ज़हरा को क्यों नहीं चुना? तो इसका सीधा मतलब ये है कि ज़हरा अपनी लाइफ से पूरी तरह खुश नहीं थी और उस मॉन्स्टर को ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि अंदर से पावर, लस्ट और इविलनेस से भरा हुआ होगा। और ये चीज वहाँ पर सिर्फ लायनल के अंदर थी और इसलिए ही उस मॉन्स्टर ने उसको अपना होस्ट बनाया। और ये एक तरह का कर्मा भी हो गया, जो कि छोटी मोटी चीज के लिए किसी भी इंसान को खरीद लिया करता था, उसको ही अब किसी और ने कैद कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड के ऊपर, जिसका नाम है द मरमरिंग। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको एक बर्ड रिसर्चर कपल को दिखाया जाता है, जिनका नाम नैन्सी और एडगर होता है। और अभी फिलहाल उन्होंने डनलिन बर्ड्स को रिकॉर्ड किया था, जो कि एक पैटर्न बनाकर उड़ा करती हैं और अपने शिकारी से खुद को बड़े ही आसानी से बचा लेती हैं। उन दोनों की रिसर्च को बहुत से लोग स्पॉन्सर और फंड किया करते थे, क्योंकि उनका काम काफी बेस्ट होता है। और लगभग 1 साल पहले ही यहाँ पर नैन्सी की एक काफी छोटी सी बच्ची की डेथ हो गई थी, जिससे वो दोनों ही गम में थे, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थे। अब उन दोनों को उन बर्ड्स के ऊपर आगे रिसर्च करने के लिए एक रिमोट जगह पर भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें एक काफी पुराना घर दिया गया था, जहाँ पर लगभग पिछले 30 साल से कोई भी नहीं रह रहा था। और केयर टेकर बताता है कि उसके मालिक ने इसे गवर्नमेंट को बेच दिया था, क्योंकि वैसे भी ये घर इस इलाके में एक अकेला ही घर था। अब केयर टेकर उनको यहाँ पर छोड़कर वापस चला जाता है और वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। अब यहाँ पर वो डनलिन बर्ड्स की वीडियो और मरमरिंग को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि बाद में वो इसको अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर पाएंगे कि ये बर्ड्स क्या करती हैं, कैसे करती हैं और उनका बिहेवियर कैसा रहता है। अब कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे नैन्सी को इस घर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिन पर शुरू में तो वो ध्यान नहीं देती। लेकिन एक दिन वो लोग जब सो रहे होते हैं तो नैन्सी का रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता है, जिसे वो बंद करके वापस सो जाती है। जिसके बाद में कुछ वॉइसेस को एग्जामिन वो कर रही होती है, लेकिन उसे घर में फुट स्टेप्स की आवाज आने लगती है, जिनसे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तब तक एडगर भी घर पर आ गया था, तो उसको ये लगता है कि ये शायद उसके चलने की आवाज होगी।
अगले सीन में वो लोग जब सो रहे होते हैं तभी नैन्सी को बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जिससे डर कर वो एडगर को जगाती है। लेकिन एज यूजुअल यहाँ पर वो गहरी नींद में सोया हुआ था तो वो नहीं जागता और अब वो अकेली ही बाहर चेक करने जाती है तो बाहर सिर्फ एक डोर ओपन होता है जो कि आवाज कर रहा था। लेकिन वो देखती है कि घर के एटिक के ऊपर बहुत सारी डनलिन बर्ड्स बैठी हुई थी और वो तुरंत ही एडगर को बुलाती है, जो कि उन्हें देखकर ये बोलता है कि उसने पहले कभी इन बर्ड्स को इतने ऊपर आकर बैठे हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो कभी भी इतने ऊपर आकर नहीं बैठती। नैन्सी अब बैठकर उनको रिकॉर्ड करने लगती है और काफी टाइम हो जाता है तो रेडियो पर विसल की आवाज आती है, जो कि एडगर और वो एक दूसरे से बात करने के लिए निकाला करते थे। लेकिन जैसे ही वो रुकने का बोलती है तो आवाज बार बार आती रहती है और वो उनको चेक करने जाती है तो नीचे एडगर था ही नहीं और वो अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनने लगती है तो उसके अंदर किसी बच्चे की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी कि उसको ठंड लग रही है, जिसे वो बाद में एडगर को भी सुनाती है। लेकिन स्ट्रेंजली वो आवाज रिकॉर्डर में उस वक्त नहीं आ रही थी। खैर अगले सीन में वो एडगर के साथ थी, जो कि क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब उसे खुद से दूर कर देती है और ऐसा काफी टाइम से चल रहा था, जिससे वो भी अपसेट हो जाता है। हालांकि वो ये समझता था कि नैन्सी को सिर्फ टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चे की मौत के बाद में वो काफी दुखी हो गई थी। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो नैन्सी की आंख खुलती है और वो एक बच्चे के गोश्त को सामने खड़ा हुआ देख पाती है, जो कि सडनली गायब हो जाता है। लेकिन अब तक वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। खैर अब वो घर के अंदर चक्कर लगाकर यहाँ पर लगी हुई फोटोग्राफ्स को देखने लगती है, जिसके अंदर एक बच्चा और एक माँ थी और साथ ही साथ किसी आदमी की पिक्चर भी लगी हुई थी। अब उसे एक टेबल मैट मिलता है, जिसके अंदर इस घर के ओनर ने खुद को बर्ड्स के साथ बनाया हुआ था और वो बर्ड्स को आजाद कर रही थी। साथ ही साथ लिखा भी हुआ था कि फ्रीडम बर्ड, जिसका मतलब हम आगे समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर नैन्सी ये समझ जाती है कि वो लेडी खुद को इस घर में अकेला समझ रही थी, जिसे आजादी चाहिए थी और साथ ही साथ वो कई चीजों में नैन्सी के जैसी ही थी और एडगर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वो काफी अपसेट हो जाती है। अब ऐसे ही एक पल में वो सो रही होती है कि तभी उसे अपने पास अपनी बेटी दिखाई देती है, जिससे वो इमोशनल हो जाती है और वो लड़का भी दिखाई देता है, जो कि कहीं पर जाने लगता है और वो उसका पीछा करने लगती है। वो एक रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे इस घर के ओनर के उस लेडी के नाम के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अब उस लेडी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ रहना है। असल में इस घर के मालिक का एक लेडी के साथ अफेयर था, जिसे उसने यहाँ पर रखा हुआ था और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी और एक बेटे को उसने जन्म दिया था। लेकिन बाद में उसे यहाँ पर छोड़कर वो आदमी अपनी वाइफ के पास हमेशा के लिए चला गया और आगे की कहानी हमको आगे पता चलेगी। अब एक दिन नैन्सी को उस बच्चे का भीगा हुआ गोश्त दिखाई देता है, जिसके साथ ही उसे बाथटब के अंदर वो बच्चा दिखता है और उसकी मदर भी अब उसको दिखने लगी थी, जो कि गुस्से में घूम रही थी, ये बोलते हुए कि उसने ये क्या कर दिया। साथ ही साथ वो बच्चा भी बार बार ये बोलता रहता है कि माँ उस पर नाराज है। अब एक दिन केयर टेकर कुछ सामान देने आता है तो नैन्सी उससे सब कुछ पूछ लेती है, जिस पर वो बताता है कि उस आदमी ने इस लेडी को यहाँ पर रखा हुआ था, जिसके बाद उस लेडी के बच्चे की डूबने से डेथ हो गई थी और फिर उस लेडी ने भी सुसाइड कर लिया। जिस पर नैन्सी ये कहती है कि उस लेडी ने ही अपने बच्चे को मारा था डुबा के, क्योंकि उसे सारी कहानी पता चल चुकी है। अब एडगर उससे पूछता है कि वो क्या पूछ रही थी, जिस पर वो सब कुछ सच बताती है और अब उनके बीच बहस हो जाती है, जहाँ पर फाइनली एडगर भी अब अपना ट्रॉमा रिलीज कर देता है कि उसे भी अपनी बेटी की डेथ का काफी दुख है, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाहता है ताकि वो दोनों अच्छे से साथ में रह पाएं। अगले दिन एडगर काम के लिए चला जाता है और घर पर नैन्सी अकेली होती है, जिसे फिर से वो बच्चा दिखाई देता है, जो कि अपनी माँ से बचकर भाग रहा था और अब तक सुबह भी हो गई थी। तो नैन्सी उससे ये कहती है कि वो यहाँ पर धूप में आ जाए, यहाँ पर उसको ठंड नहीं लगेगी। और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो उसकी सोल इस वर्ल्ड से हेवन में चली जाती है। अब वो लेडी उसके पास में आती है, यानी कि उसकी स्पिरिट, जो कि अपने लवर के धोखे के बाद टूट गई थी और ये घर और ये बच्चा उसको एक कैद जैसा लगने लगा था, जिसे उसने मार दिया था। लेकिन उसको इस चीज का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, इसलिए भी वो अपने रिग्रेट के साथ यहाँ पर कैद हो चुकी थी। लेकिन अब वो आजाद हो गई है, क्योंकि उसका जो बच्चा है वो भी फ्री है, जिसके साथ में वो भी इस दुनिया से यहाँ से चली जाती है। अब नैन्सी के अंदर का ट्रॉमा भी यहाँ से चला गया था और बर्ड्स उसके पास आकर मर्मरिंग करके चली जाती हैं और फाइनली अब वो लाइफ में मूव ऑन करने के लिए एडगर के साथ तैयार है, जिसके साथ में वो अपने रिश्तों को अब ठीक कर ले आती है। तो दोस्तों ये थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और ये सारी की सारी स्टोरीज जो है ना वो किसी ना किसी HP लवक्राफ्ट की कहानी से मिलती जुलती है, उसी से इंस्पायर्ड है। अब बात करें मेरे पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स के बारे में तो मेरे को लॉट 36, ग्रेवयार्ड रैट्स, द ऑटोप्सी और एपिसोड नंबर 6 यानी कि ड्रीम्स इन द विच हाउस अच्छी लगी। और बात करें ट्रॉमा से रिलेटेड तो मेरे ख्याल से द मर्मरिंग यानी कि 8th जो स्टोरी है वो काफी अच्छी है।
खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।